अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। स्टॉक मार्केट के बारे में हम सीख रहे हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक्स सीखेंगे। आज की वीडियो में जो है हम सबसे पहले सीखेंगे कि पीएसएक्स सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है। हमने अब तक स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी तरह से सीख लिया है। उसके अलावा ये भी सीख लिया है कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें शेयर सेल और परचेज कैसे करने हैं। अब मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का सिस्टम कैसे चलता है। फिर हम कुछ बेसिक चीजों की तरफ जाएंगे, फंडामेंटल्स की तरफ, जिन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं। स्टॉक मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। हम फंडामेंटल की बेसिक्स शुरू करेंगे बिल्कुल, और इस तरह से फिर हम आगे लेके चलेंगे। टेक्निकल्स जो हैं वो बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पाकिस्तान में पीएसएक्स के साथ दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम सीडीसी और एनसीसीपीएल है। पीएसएक्स जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर तमाम ट्रेड्स, तमाम कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, और इसके अंदर इनकी शेयर्स की जो वॉल्यूम है वो रजिस्टर होता है कि इतने शेयर इसके हैं, कितने ट्रेड हो गए, कितने ओपन पड़े हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन पीएसएक्स मैनेज करता है, हैंडल करता है। उसके बाद दूसरी अथॉरिटी आती है सीडीसी। पीएसएक्स जो है वो आपके जो शेयर खरीदे हुए हैं या आपने जो परचेज किए हुए हैं उनका हिसाब नहीं रखता, उसके पास जनरल होता है। सीडीसी ये काम करता है कि आपके पास कितने शेयर हैं, आपकी अथॉरिटी में कितने शेयर हैं, किस बंदे के पास कितने शेयर हैं। शेयर जब ट्रांसफर होना होता है तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एक तरह से ब्रोकर की तरह काम करती है कि वो पर्सन ए से जो है शेयर्स लेके उसके अकाउंट से शेयर उठा के पर्सन बी के अकाउंट में ट्रांसफर करती है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीएसएक्स एंड एनसीसीपीएल। ये तीनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। एनसीसीपीएल नेशनल क्लियरिंग कंपनी के बारे में कहते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल कंपनी है, जो कि ये अश्योर करती है कि जो शेयर बेच रहा है वो वाकई में शेयर ट्रांसफर कर रहा है या नहीं, और जो पैसे आ रहे हैं, सेलर जो है, जो बायर है, उसके पास से पैसे जो है सेलर के पास जा रहे हैं, वो मेक श्योर करती है अथॉरिटी के ये चीजें जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो और किसी के साथ फ्रॉड ना हो। सीडीसी के अंदर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक सब अकाउंट जिन्हें कहते हैं और दूसरा जो है वो इन्वेस्टर अकाउंट कहते हैं। सब अकाउंट जो है वो ब्रोकर के थ्रू खुलता है, उसमें ब्रोकर के साथ लिंक होता है। ब्रोकर उसमें से शेयर्स आपके बिहाफ पे सेल और परचेज कर सकता है। और जो इन्वेस्टर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ आप अथॉरिटी होते हैं अपने शेयर्स सेल या परचेज करने की। तो मेक श्योर करें जो शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखे हुए हैं उनको आप अपने इन्वेस्टर अकाउंट में रखें, ताकि उसको जो आपका ब्रोकर है वो यूज ना कर सके। और अगर आपने सिंपल ट्रेडिंग के लिए रखे हैं तो वो सब अकाउंट में रख लें, आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये तो थी तीन ऑर्गेनाइजेशन। अब सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें आप इस तरीके से देखें। जो कॉलम्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेफ्ट साइड पर कॉलम है, एक बायर है। बायर का सीडीसी अकाउंट भी होता है और बैंक अकाउंट भी होता है, जिसके थ्रू आप पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। सीडीसी अकाउंट जिसके अंदर आपके शेयर्स होते हैं। सिमिलरली जो सेलर होता है उसका भी सीडीसी अकाउंट होता है, जिसके अंदर उसके अपने शेयर्स होते हैं और बैंक अकाउंट में उसके पैसे आने होते हैं। फिर आते हैं ब्रोकर। आप डायरेक्ट पीएसएक्स या एनसीसीपीएल या सीडीसी से डायरेक्ट नहीं हो सकते, जो ब्रोकर है उसके थ्रू होते हैं। ब्रोकर के तीन पार्ट्स होते हैं, इनकी ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ब्रोकर के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, ट्रेडिंग मेंबर होता है, क्लियरिंग मेंबर होता है। ट्रेडिंग मेंबर आपके साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो ऐप एक्चुअली होती है जो उसको हैंडल कर रहा होता है कि आपने कितने शेयर सेल करने हैं या कितने परचेज करने हैं। जो क्लियरिंग मेंबर होता है वो बैंक्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। डिपॉजिटरी मेंबर वो सीडीसी के साथ कर रहा होता है। जो ब्रोकर का सीडीसी अकाउंट है उसे पूल अकाउंट कहते हैं। उसमें ब्रोकर के सारे अकाउंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। और जो बैंक अकाउंट होता है वो नॉर्मली चेकिंग अकाउंट या क्लियरिंग अकाउंट्स जिन्हें कहा जाता है, इस तरीके से होते हैं। तो सिलसिला इस तरह से चलता है कि फॉर एग्जांपल बायर ने 100 शेयर आपके WTL के परचेज करना है, तो वो बायर रिक्वेस्ट देगा, वो ट्रेडिंग मेंबर के पास से होते हुए पीएसएक्स को पहुंच जाएगी। पीएसएक्स जो है ये इन्फॉर्मेशन सीडीसी और एनसीसीपीएल को ट्रांसफर कर देगा। जो सेलर है, इसी तरह एक सेलर ने भी रिक्वेस्ट डाली हुई, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग एक टाइम में कर रहे होते हैं, तो एक सेलर ने भी डाली हुई है कि मैं WTL सेल करना चाहता हूँ इस प्राइस पे। उसकी भी ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू पीएसएक्स के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी और वो सीडीसी और एनसीसीपीएल को ट्रांसफर हो जाएगी। अब उसके बाद जो सीडीसी है वो मेक श्योर करेगा कि आपके जो सेलर के शेयर्स हैं वो बायर के शेयर के अंदर आ जाएं डायरेक्टली पूल अकाउंट। पहले उसका तरीका ये होगा कि सेलर के जो शेयर हैं वो पहले पूल अकाउंट में आएंगे ब्रोकर के, और पूल अकाउंट से सीडीसी ट्रांसफर कर देगा जो रिसीविंग ब्रोकर है, जो बायर ब्रोकर है, उसके पूल अकाउंट में, और उसके पास से बायर के पास शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। सिमिलरली सेम टाइम जो एनसीसीपीएल है
वो बैंक ट्रांजैक्शन क्लियर करेगा कि जैसे ही इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई उसने बायर के अकाउंट से पैसे जो हैं वो कट करके ब्रोकर के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लियरिंग मेंबर के थ्रू जो सेलर है उसके अकाउंट में चले जाएं। ये ट्रांजैक्शंस जो है बैंक्स के थ्रू होती है और ये तरीकेकार होता है सिंपल सा। ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको पता हो कि सिस्टम कैसे चल रहा है। एनसीसीपीएल में भी अकाउंट आपने खुलवाना होता है, सीडीसी में भी खुलवाना होता है। जब आप ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो ये दोनों अकाउंट आपके खुद ही ओपन करवा देता है। इन्वेस्टर अकाउंट के लिए आपको सीडीसी के ऑफिस जाके अपना इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाना पड़ता है ताकि जो शेयर्स आप सेव रखना चाहते हो उनको आप सीडीसी के इन्वेस्टर अकाउंट में रखें। तो ये जनरल सा ओवरव्यू था। अगर आपको इसके ऊपर मजीद वीडियो चाहिए तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि मैं फिर इसकी मजीद डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि ये आपको समझ आ सके चीज़ अगर आप समझना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में आने का मकसद क्या होता है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कितना मुनाफा कमाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है? 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका डिविडेंड, दूसरा तरीका बोनस शेयर्स, तीसरा तरीका राइट शेयर्स। डिविडेंड सिंपल सा तरीका है कि जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके अंदर तकसीम कर देती है, उसकी परसेंटेज वो तकसीम कर देती है। कई दफा ऐसा होता है कि डिविडेंड के बजाय कंपनी बोनस शेयर्स दे देती है या डिविडेंड के साथ बोनस शेयर्स दे देती है। तो ये भी एक तरीका होता है पे आउट करने का। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपने 100 शेयर किसी स्टॉक के खरीद के रखे हुए हैं, तो जब उसने अपनी प्रॉफिट शो किया तो साथ में उसने कह दिया कि 20% शेयर्स एज ए बोनस शेयर्स देंगी। तो कंपनी में आपके जो शेयर होते हैं वो फिर 100 से बढ़ के 120 हो जाते हैं। ये याद रखिए, डिविडेंड और बोनस शेयर की जो प्राइस का इफेक्ट है वो शेयर की प्राइस पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है तो जिस दिन डिविडेंड दिया होगा 5 रुपए उसकी शेयर प्राइस से कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे। इसी तरह बोनस शेयर्स अगर 20% बोनस शेयर दिए हैं तो उसकी प्राइस नेक्स्ट डे 20% कम हो जाएगी बोनस शेयर इशू होने के बाद। तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है पे आउट्स लेते हुए। तीसरी चीज होती है राइट शेयर्स। कुछ कंपनीज राइट शेयर्स जो है वो इशू करती हैं। उसमें ये क्या करती है कि कंपनी अपने नए शेयर्स जो होती हैं, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में फर्क ये है कि बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं, उनको उनकी वैल्यू जो बढ़ा देती है। लेकिन जो राइट शेयर्स हैं वो न्यू शेयर्स इशू करती है कंपनी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 50 लाख पहले शेयर इशू किए हुए थे जो कि स्टॉक मार्केट में फ्लोट हो रहे थे। तो 20 लाख अगर वो मजीद इशू करेगी तो वो या तो आईपीओ के थ्रू जाएगी या फिर वो राइट शेयर इशू करेगी। आईपीओ के थ्रू एक अलग प्रोसेस है। कंपनी अपने आईपीओ इशू करेगी, उसकी एक वैल्यू लगेगी और फिर वो स्टॉक मार्केट में आप सीडीसी के थ्रू परचेज करेंगे आईपीओ के शेयर्स और फिर जब वो मार्केट में फ्लोट होंगे उस टाइम के बाद तो फिर वो ऐड हो जाएंगे सिस्टम में। राइट शेयर्स जो है वो डायरेक्टली ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 लाख किसी कंपनी के शेयर लिए हुए और 20% राइट शेयर दूसरी कंपनी ने इशू कर दिया, तो कंपनी अगर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो जो राइट शेयर होगा उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम होगी ताकि जो कि शेयर होल्डर्स हैं वो एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह देंगे कि हम 50 रुपए का एक राइट शेयर इशू कर रहे हैं, आप अगर 20% परचेज करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दें क्योंकि बाद में वो राइट शेयर्स ऑटोमेटिकली न्यू शेयर्स के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है और राइट शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं। तो 3 तरीके मैंने बता दिए, डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। डिविडेंड के ऊपर याद रखिए कैपिटल गेन टैक्स कटता है। जब आपको डिविडेंड मिलता है तो वो आपको विदहोल्डिंग टैक्स कटता है, वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स कट के आता है। ये सर्कल पे आप चेक करें तो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है, उसको प्रॉफिट आता है, उसमें से प्रॉफिट में से विदहोल्डिंग टैक्स कट के डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को वापस मिल जाता है। बोनस शेयर्स में आपका जो कैपिटल के टोटल शेयर्स होते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय जितने परसेंट दिए होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम हो जाती है एज अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज। 20% अगर बोनस शेयर्स दिए तो 20% वैल्यू शेयर की गिर जाएगी नेक्स्ट डे। राइट शेयर्स भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक होता है कैपिटल गेन। आपने एक परचेज किया 100 रुपए पे और कुछ दिनों बाद उसकी जो प्राइस है वो 120 होगी तो कैपिटल गेन 20 रुपीज कैपिटल गेन आपको मिल गया 100 के ऊपर 20%। आप उसको सेल कर देते हैं तो कैपिटल गेन आपका 120 आपके अकाउंट में आ जाएगा। याद रखिए कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल के ऊपर लगता है। जो आपका 20% कैपिटल गेन है वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स आपको लगेगा। फायदा के लिए 15%, नॉन फायदा के लिए 30%, इस तरीके से है। तो ये होता है। अब कुछ वैल्यूज पे आ जाते हैं। सबसे पहली वैल्यू हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू। ये तीनों एक ही टर्म के नाम है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी है इस टाइम मार्केट में।
इसका फार्मूला जो होता है शेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। अगर किसी शेयर की वैल्यू 30 रुपीज है और उसके 50 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, तो उसका जो कैपिटल बनेगा वो 50 लाख इंटू 30, ये आपका 15 करोड़ के अराउंड बनेगा, जो कि मार्केट कैपिटल होगा। जितना बड़ा मार्केट कैपिटल होगा उतनी बड़ी कंपनी होगी। हम आगे स्ट्रेटजीज में देखेंगे कि हमने छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जिसके पास कैपिटल ज्यादा है वही कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी वैल्यू है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी आईपीओ इशू करती है या कंपनी जब पब्लिक होती है, जब स्टॉक मार्केट में आती है, तो उस वक्त शेयर की वैल्यू क्या रखती है, वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। ये याद रखिए, जितने भी डिविडेंड इशू होते हैं वो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू में कहे जाते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक स्टॉक है जिसकी करंट वैल्यू 85 रुपीज है और फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज थी। तो जब वो डिविडेंड देती है तो 5 रुपए देती है। हम 5 रुपए डिविडेंड 85 के हिसाब से परसेंटेज में नहीं लेंगे कि 4% परसेंट बनता है ये 85 का या 4 पॉइंट समथिंग, नहीं। कंपनी जो कहेगी वो कहेगी हमने 50% ऑफ जो फेस वैल्यू है वो डिविडेंड दिया। फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा डिविडेंड जो है वो कंसिडर किया जाता है। आपने भी ये जहन में रखनी बात, फेस वैल्यू बस शो होती है, सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज होती है। फिर आती है बुक वैल्यू। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको आपने कंसिडर करना होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कंपनी आज बंद हो गई तो शेयर होल्डर्स को क्या वैल्यू मिलेगी, ये एक बुक वैल्यू का मतलब होता है। ये बुक वैल्यू आमतौर पे जितने भी आपके ब्रोकर्स होते हैं वो शो भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो उनकी बैलेंस शीट में जाके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करें, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दें तो आपके पास कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू आ जाएगी। और फिर एक रेशो यूज होती है बुक वैल्यू पर शेयर। उसमें क्या होता है, जो शेयर की बुक वैल्यू होती है उसको मार्केट की जो प्राइस होती है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसके शेयर की बुक वैल्यू जो है वो 25 रुपए है, लेकिन मार्केट में वो 40 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो बी बुक वैल्यू पर शेयर जो होगी उसकी 25 40 25 डिवाइड बाय 40.86 समथिंग होगी। इसका मतलब ये है कि वो शेयर जो है अपनी वैल्यू से ज्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आज कंपनी बंद हो जाती है तो वो 40 के बजाय 25 के ऊपर मिलेगा। इसका मतलब ये है। तो ये चीज हमने बहुत ज्यादा कंसिडर करनी होती है। जब हम स्ट्रेटजीज देख रहे होंगे उस वक्त हम बुक वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि ये बुक वैल्यू ठीक है कि नहीं है। फिर आती है एंटरप्राइज वैल्यू। ये भी कंपनी का एक मार्केट कैपिटल का इक्विवेलेंट है। इसमें क्या करते हैं, मार्केट कैपिटल प्लस जो आपका डेट होता है कंपनी ने दिया होता है आगे, उसमें से कैश को निकाल के देख लेते हैं। ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन कोई बंदा अपनी स्ट्रेटजी में ज्यादा कंसिडरेशन के लिए यूज करे तो एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो यूज कर लेता है। इसके अलावा ये एंटरप्राइज वैल्यू मुख्तलिफ और भी चीज़ों में यूज होती है, ईवी और इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन ये भी एक वैल्यू होती है। एंटरप्राइज वैल्यू एक्चुअली कंपनी की टोटल वैल्यू को शो करती है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स थी। मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें आपको फाइंड कहाँ पे होंगी। आपने अगर देखना है, ये मैंने एससीएस ट्रेड का खोला हुआ है, ईफर्ट का जो है ट्रेड खोला हुआ है। एक चीज़ और, कंपनीज जो हैं वो अपने सिंबल के साथ ट्रेड होती हैं। आपको स्टॉक मार्केट में एंग्रो फर्टिलाइजर का जो टिकर है, इसको टिकर भी कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं, वो एफर्ट है, EFERT। आप कहीं पे भी चेक करेंगे, किसी भी स्क्रीनर में चेक करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे तो आपको एंग्रो फर्टिलाइजर एंग्रो के साथ नहीं मिलेगी, ईफर्ट के साथ मिलेगी। तो ये हर स्टॉक का एक टिकर होता है, एक सिंबल होता है, इसके साथ चलता है। हम ईफर्ट का देख रहे हैं, इधर पे देखिए 75.82 ये इस टाइम शेयर की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल 101 बिलियन है, हमने मार्केट कैपिटल पढ़ा। फेस वैल्यू देखिए यहाँ पे इसने शो की हुई है 10 रुपीज। अब अगर 75 रुपीज का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और ये अगर 8 रुपीज का डिविडेंड देती है तो उसका मतलब है वो 80% जो है वो डिविडेंड दे रही है। मतलब डिविडेंड यील्ड जिसे कहते हैं, परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड यील्ड कहा जाता है कि फेस वैल्यू का कितने परसेंट है, वो डिविडेंड यील्ड कहलाती है। तो ये 80% डिविडेंड दे रही है। ये नहीं होगा कि आप 8 को 75 से डिवाइड करेंगे और कहेंगे कि ये तो 3-4% डिविडेंड दिया, नहीं, आप फेस वैल्यू के साथ करेंगे और इसी तरीके से सारे सिस्टम में चलता है। तो हमने फेस वैल्यू पढ़ ली, शेयर वैल्यू पढ़ ली, अब उसके बाद मार्केट कैपिटल भी देख लिया। बुक वैल्यू हम देखते हैं, जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे बुक वैल्यू से दी हुई है कि इसकी बुक वैल्यू 29.51 है। अगर आज एफर्ट बंद हो जाती है तो 29 रुपीज के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है शेयर होल्डर्स को तकसीम होगी।
यहाँ पे डिविडेंड शो हो रहे हैं, इसने 6.5 का डिविडेंड दिया था, मतलब 65% डिविडेंड इसने कहा होगा, क्योंकि फेस वैल्यू का 65% 6.5 बनता है। तो इस तरीके से आपने, अब ये देखिए ये एंटरप्राइज वैल्यू आ गई है। एंटरप्राइज वैल्यू मैंने आपको बताया था, एंटरप्राइज वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं होती, ये जो है मुख्तलिफ रेशोज के अंदर यूज, जैसे ईवी टू सेल्स 1.2% है, एक्सपेक्टेड ईवी टू सेल्स 0.9% है। ये देखिए ये एक्सपेक्टेड का जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने न्यूज वाली उसमें पढ़ा था। तो इस तरीके से आपने ये चीजें देखनी होती हैं। तो आपका ब्रोकर जो है ये सारी चीजें आपको बता रहा होता है। SCS ट्रेड एक फ्री ब्रोकर है, आप इसके अंदर सारी चीजें फ्री में देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इफर्ट के अंदर पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है, ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं 1335 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय शेयर वैल्यू ऑफ 135 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 75.82 करेंगे। ये देखें, ये देखें इसका मार्केट कैप निकल आया है 101219 बिलियन, क्योंकि ये मिलियन में था तो बिलियन में आएगा। तो इस तरीके से आपने चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जी इजाजत दीजिए, मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो लाजमी कमेंट्स में पूछिए। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।